वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एक आयरिश पोइट यानी सीमस हीनी की जो पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द टूम रोड। ये पोइम सीमस हीनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से मुतल्लिक लिखी है। ये पोइम टोटल 17 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इसमें 4 क्वाट्रेन्स हैं। क्वाट्रेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं और लास्ट स्टेंजा क्विंटन है। क्विंटन का मतलब है 5 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा, यानी इसमें 4 क्वाट्रेन्स हैं और लास्ट एक क्विंटन है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ बनती है 17। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, वन मॉर्निंग अर्ली, एक सुबह सवेरे आई मेट, मेरी मुलाकात हुई आर्मर्ड कार्स यानी बख्तरबंद गाड़ियों से। एक सुबह मैंने बख्तरबंद गाड़ियों को देखा। इन कॉन्वॉय यानी वो हरासत या निगहबानी में थी, यानी वो ग्रोहों की शक्ल में थी और उनकी निगहबानी की जा रही थी। वार्बलिंग अलोंग ऑन पावरफुल टाइड्स, वार्बलिंग यानी थरथराने की बुलंद आवाज़। वो गाड़ियाँ जो थीं, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, वो ग्रोहों की शक्ल में जा रही थीं और फ़ौजी दस्ते उनको अपनी निगरानी में लिए हुए थे और उनके जो ताकतवर टायर थे वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। ऑल कैमोफ्लेज्ड विद ब्रोकन एल्डर ब्रांचेस, कैमोफ्लेज्ड यानी कवर्ड थे, ढके हुए थे। एल्डर एक दरख्त का नाम है जो कि एक दरख्त की शाखों से ढकी हुई थी। वो तमाम गाड़ियाँ दरख्तों की शाखों से कवर की हुई थी, ढांपी हुई थी। एंड हेडफोन्ड सोल्जर्स, और जो सिपाही उन गाड़ियों में बैठे थे जिनकी ज़ेर निगरानी वो गाड़ियाँ जा रही थीं, उन्होंने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे, यानी उन्हें पीछे से कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी जिनको फॉलो करने के लिए वो जा रहे थे। स्टैंडिंग अप इन टर्रेट्स, और वो मीनारों की सूरत में खड़े थे। उन गाड़ियों पर वो मीनारों की शक्ल में खड़े थे या उनकी बंदूकें उन टर्रेट्स पर लगी हुई थी जिन पर रख के वो अपनी बंदूकों को मुख्तलिफ़ सिमतों में घुमा सकते थे। हाउ लॉन्ग वर दे अप्रोचिंग डाउन माई रोड्स, कितने अरसे से, कितनी देर से वो मेरी सड़कों पर यानी मेरे मुल्क की सड़कों पर आ रहे थे। एज़ इफ़, जैसा कि दे ओन्ड देम, वो उन सड़कों के मालिक हों, यानी उन सड़कों पर वो इस कदर तेज़ी से आ रहे थे कि यूँ महसूस होता था कि जैसा कि वो फ़ौजी इन सड़कों के मालिक हों या जैसा कि ये सड़कें उन फ़ौजियों की मलकियत में हों। द होल कंट्री वॉज स्लीपिंग, पूरे का पूरा मुल्क सोया हुआ था, यानी मुल्क के तमाम बशिंदे ख्वाब गफलत में सोए हुए थे। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि कोई उनके मुल्क पर हमला करने आ रहा है। पोइट कहना ये चाहता है, वो कौमें हमेशा बैरूनी ताकतों के हमले का और कब्ज़े का शिकार हो जाती हैं जो कौमें ख्वाब गफलत में सोई रहती हैं। जिन कौमों में बेदारी नहीं रहती उन कौमों पर दूसरी हुकूमतें, दूसरे ममालिक हमेशा कब्ज़ावर हो जाते हैं और ग़ुलामी उन कौमों का मुकद्दर बनकर रह जाती है। आई हैड राइट्स ऑफ वे फील्ड्स कैटल इन माई कीपिंग, यानी इस जो मेरा मुल्क था इसके तमाम हकूक़, तमाम खेत और तमाम मवेशी मेरी ही मलकियत में थे। मैं उन चीज़ों का मालिक था। ट्रैक्टर्स हीच्ड, ट्रैक्टरों के साथ बंधी हुई थी क्या चीज़, टू बकरेट्स, यानी वो जो ब्लेड होते हैं फसलों को हमवार करने वाले, वो बंधे हुए थे। इन ओपन शेड्स, उन खुले साइबान तले उन ट्रैक्टरों के साथ ब्लेड या हल चलाने के लिए, ज़मीन को हमवार करने के लिए जो बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं वो उन ट्रैक्टरों के साथ बंधे हुए थे जो कि खुले शामियानों के नीचे जा रहे थे या खुले आसमानों के तले जा रहे थे। साइलोस यानी चारा रखने का गोदाम, जहाँ पर चारा स्टोर किया जाता है। चिल गेट्स, यानी सर्दी से ठंडे होने वाले गेट। वेट स्लेट्स, और गीले कतबे।
द ग्रीन्स एंड रेड्स ऑफ आवर हाउस रूफ्स, और हमारे मुल्क के घरों की मुख्तलिफ़ रंगों की छतें यानी सब्ज़ और सुर्ख रंग की जो छतें थीं। Whom should I run to tell, मैं किसके पास जाऊं बताने के लिए। यानी वो ये कहना चाहता है कि मेरे मुल्क के शहरों में चारे के गोदाम थे और ठंडे गेट थे, गीले कतबे थे और सब्ज़ और सुर्ख रंग की छतें थीं। ये सारा कुछ मेरे शहर में मौजूद था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको बताने जाऊं कि हमारे मुल्क पर हमला हो रहा है, हमारे शहर पर कब्ज़ा होने वाला है। Among all of those with their back doors on the latch, क्योंकि उन तमाम लोगों ने अपने पिछले दरवाज़ों को भी मुकम्मल तौर पर कुंडियाँ लगा ली थीं, अपने दरवाज़े जो थे मुकफ़्फ़ल कर लिए थे, बंद कर लिए थे। यानी वो लोग सुनना ही नहीं चाहते थे किसी की आवाज़ को। For the bringer of bad news, यानी किस लिए उन्होंने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया था कि कोई शख्स जो कि बुरी खबर लाने वाला हो, दैट स्मॉल आवर्स, यानी रात के वक्त में विजिटेंट आने वाला या मुलाकाती, यानी जो रात के वक्त में मुलाकाती आएगा और उन्हें बुरी खबर देगा, उस बुरी खबर से बचने वाले मुलाकाती के लिए उन्होंने अपने पिछले दरवाज़ों तक को मुकफ़्फ़ल कर लिया था, कुंडियाँ लगा ली थीं और वो ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे थे। हु, कौन था, बाय बीइंग एक्सपेक्टेड माइट बी केप्ट डिस्टेंट, यानी वो कोई जिसके आने की तवक्को की जा सकती थी उसको उन्होंने फ़ासले पर रख दिया था। यानी जिस शख्स के आने की उन्हें तवक्को थी कि वो आके इस रात के वक्त में बुरी खबर देगा कि हमारे मुल्क पर कब्ज़ा हो रहा है, तो उसको दूर रखने के लिए उन्होंने अपने दरवाज़ों को मुकफ़्फ़ल कर लिया था। सॉवर्स ऑफ सीड, बीज बोने वाले यानी फार्मर्स या किसान। एरेक्टर्स ऑफ हेडस्टोन्स, और कतबे गाड़ने वाले, पत्थरों को गाड़ने वाले यानी मज़दूर, मैसन्स ये मिस्त्री वगैरह, कंस्ट्रक्टर्स यानी इमारतें बनाने वाले, किसान और मेमार। ओ शैरियटर्स, ए बगियाँ चलाने वालों, अबव योर डोरमेंट गन्स, तुम्हारी सुस्त बंदूकों से आगे, तुम्हारी सुस्त बंदूकों से बालातर हैं ये चीज़ें। इट स्टैंड हेयर स्टिल, तुम्हारी बंदूकें यहाँ बिल्कुल बेहिसो हरकत और साकन खड़ी हैं। स्टैंड वाइब्रेट एज़ यू पास, और जब तुम उनके पास से गुज़रते हो तो ये हल्की सी थरथराहट पैदा करती हैं। दिबल, दिखाई देने वाला। अनटॉपल्ड, नाकाबिल शिकस्त। ओम्फेलोस एक ऐसा पत्थर है जो कि ग्रीस में डेल्फी के मुकाम पर रखा गया था। वो लोग ये समझते थे कि डेल्फी इस पूरी दुनिया का मरकज़ है, इसलिए उसकी मरकज़ी हैसियत को सामने रखते हुए उन्होंने ये पत्थर वहाँ रखा था। तो पोइट ये कहना चाहता है कि वो ओम्फेलोस का जो पत्थर है वो दिखाई भी नहीं देता और नाकाबिल शिकस्त है। यानी वो अपने मुल्क की बात करता है कि हमारा मुल्क जिसमें ये चीज़ें मौजूद हैं ये नाकाबिल शिकस्त है, इस पत्थर की वजह से तुम हमारे मुल्क को शिकस्त में तब्दील नहीं कर सकते, या तुम हमारे मुल्क को शिकस्त खुर्दा नहीं कर सकते। इस पोइम की ट्रांसलेशन देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में मॉर्निंग और मेट दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 3 में ब्रोकन ब्रांचेस। लाइन नंबर 4 में सोल्जर्स स्टैंडिंग। लाइन नंबर 9 में साइलोज स्लेट्स। लाइन नंबर 10 में रूफ्स रन। लाइन नंबर 11 में अमंग ऑल। लाइन नंबर 12 में ब्रिंगर बैड। लाइन नंबर 13 में बाय बीइंग और बी। लाइन नंबर 14 में सॉवर्ड्स सीड। लाइन नंबर 16 में स्टैंड्स स्टिल। ये वो एलिट्रेटिव वर्ड्स थे जो कि पोइट ने इस पोइम में यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है एंजैममेंट।
एंजेममेंट का मतलब है कि अगर एक लाइन को पढ़ने के बाद हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसे समझने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने से हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप्ड लाइन कहते हैं। इस पोइम की लाइन नंबर 9 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट ने एंजेममेंट का यूज़ किया है। जैसा कि वो कहता है, साइलोस, चिल गेट्स, वेट स्लेट्स, द ग्रीन्स एंड रेड्स, यानी ग्रीन्स एंड रेड्स। अब सब्ज़ और सुर्ख रंग की क्या चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में बताता है। ऑफ आउट हाउस रूफ्स होम शुड आई रन टू टेल। उसके बाद लाइन नंबर 11 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, अमंग ऑल ऑफ दीज विद देयर बैक डोर्स ऑन द लैच। उन लोगों ने अपने पिछले दरवाज़ों को भी बंद कर लिया था। अब क्यों किया था? फॉर द ब्रिंगर ऑफ बैड न्यूज़ दैट स्मॉल आर्स विजिटेंट, के रात के वक़्त में कोई मुलाकाती बुरी खबर सुनाने के लिए उनके पास ना आ जाए। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, बाकायदा ख़ुद से मुखातब करे, तो उसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 15 में वो कहता है, ओ चैरियटर्स ए बगी सवारो अबव योर डोरमेट गन्स। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जानदारों की खसूसियात बेजान चीज़ों को अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है, एज़ इफ़ दे ओन्ड दैम द होल कंट्री वॉज स्लीपिंग, यानी पूरे का पूरा मुल्क सो रहा था। अब मुल्क सोता नहीं है, सोना, स्लीपिंग करना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि पोइट ने कंट्री को दे दी है। तो इस तरह से ये एक पर्सोनिफिकेशन है। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 17 को देखें तो इसमें पोइट कहता है, द विजिबल अनटॉपल्ड ओम्फेलोस। ओम्फेलोस एक स्टोन है, एक पत्थर है जो कि ग्रीक लोगों ने डेल्फी के मुकाम पर रखा था। डेल्फी को दुनिया का सेंटर कंसीडर किया जाता था, तो इसलिए वो रखा गया था। तो इस तरह से पोइट ने ओम्फेलोस का वर्ड यूज़ करके एक ग्रीक एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग या हमारी लिसनिंग को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है, इन कन्वॉय वार्बलिंग अलॉन्ग ऑन पावरफुल टायर्स। वार्बलिंग का वर्ड जो है वो ओनोमेटोपिया शो कर रहा है, यानी कि उन गाड़ियों के, उन बख्तरबंद गाड़ियों के जो टायर थे वो बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर रहे थे। इसके बाद इस पोएम में पोएट ने बहुत से प्लूरल वर्ड्स का यूज़ किया है, जैसा कि कार्स, टायर्स, ब्रांचेस, सोल्जर्स, रोड्स, दे, होल, फील्ड्स, कैटल। अब कैटल की प्लूरल भी कैटल ही होती है। कैटल, ट्रैक्टर्स, शेड्स, साइलोस, गेट्स, स्लेट्स, ग्रीन्स, रेड्स, रूफ्स, दोज, देयर, डोर्स, आर्स, सॉवर्स, इरेक्टर्स, हेडस्टोन्स, टेरियोटियर्स। नेक्स्ट है इमेजरी। इस पोएम में पोइट ने बहुत सी विजुअल इमेजरी का यूज़ किया है, यानी जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करें, उन वर्ड्स का यूज़ किया है। जैसा कि मॉर्निंग, आर्मर्ड कार्स, पावरफुल टायर्स, आल्डर ब्रांचेस, हेडफोन्ड सोल्जर्स, रोड्स, फील्ड्स, कैटल, ट्रैक्टर्स, साइलोस, चिल गेट्स, वेट स्लेट्स, द ग्रीन्स एंड रेड्स ऑफ आउटहाउस रूफ्स, चैरियोटियर्स, डोरमेंट गन्स। इसके बाद पोइट ने टेक्टाइल इमेजरी भी यूज़ की है। टेक्टाइल इमेजरी ऐसी इमेजरी को कहते हैं जिसमें हमारी सेंस ऑफ टच का जिक्र हो, यानी जो कि हमारी सेंस ऑफ टच को अपील करे। जैसा कि वो कहता है लाइन नंबर 9 में, वेट स्लेट्स, यानी गीले कतबे। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है ऐसे दो वर्ड्स जो कि अपेरेंटली तो डिफरेंट हों, लेकिन अगर हम उनकी डेप्थ में जाकर देखें तो वो
कुछ सिमिलैरिटीज़ अपने अंदर रखते हों। जैसा कि लाइन नंबर 15 में वो कहता है डोरमेंट गन्स यानी सुस्त बंदूकें। नेक्स्ट है इसके थीम्स। इस पोएम में पोइट ने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ का जिक्र किया है और उस दौरान जो उसको फियर था और वॉर जो थी इनका जिक्र किया गया है। जैसा कि सेम स्टेटस इसने अपनी दूसरी पोएम यानी अ कांस्टेबल कॉल्स को भी दिया है, उसमें भी इसने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ और फियर का जिक्र किया है। उसके बाद इस पोएम की लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 6 को अगर हम देखें तो उसमें इंपीरियलिज़म और कॉलोनाइजेशन का जिक्र मिलता है। और लाइन नंबर 10 से 13 तक पोइट ने नेग्लिजेंस, जो कि उसकी नेशनल नेग्लिजेंस थी, उसका जिक्र किया है कि लोग किस तरह से ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे थे। उसके बाद लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 17 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट ने ऑप्टिमिज़म का जिक्र किया है, यानी वो पुरुम्मीद है कि उसके मुल्क को कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ साथ इस पोएम में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं कि पोइट ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इस पोएम में हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।